हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज पेपर से 26 सितंबर का 26 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी कल 3 अलग अलग जगह पर थे, जहां पर सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश के अंदर में गए और उत्तर प्रदेश के अंदर में होने वाला यूपी का जो इंटरनेशनल ट्रेड शो, यहां पर उसको इनॉग्रेट किया, जो ग्रेटर नोएडा के अंदर। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये ट्रेड शो को इनॉग्रेट किया, इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोबारा से उसी बात को रखा जिसकी शुरुआत उन्होंने 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता दिवस की परेड के अंदर में जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, वहां पर भी रखा। यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वदेशी के मामले में बताया। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी ये कहा था कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कोई एक पर्टिकुलर देश नहीं है, जिस तरह से इंडिया की जो निर्भरता है अलग अलग देशों के ऊपर में, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहाँ पर हमें इस डिपेंडेंस को खत्म करना है। और ये डिपेंडेंस खत्म कैसे होगी, उसके लिए हमें सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी सराहना भी की और ये बताया कि जिस तरह से पिछले 2 योजनाएं जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिस तरह से अब फ्री वेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब खुल रही हैं, और जिस तरह से जो यूपी है वो अपने आप में एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जो बढ़ रहा है, यहाँ पर जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कहना था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो राजस्थान में गए और राजस्थान के अंदर में उन्होंने 1,22,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं, ये राजस्थान के अंदर में इनका इनोग्रेट किया, जिसके अंदर में सबसे बड़ा जो की अट्रैक्शन था वो था 42,000 करोड़ रुपए से बनने वाला जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पर इसका शिलान्यास किया और शिलान्यास के साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने 2 वंदे भारत जो एक्सप्रेस और इसके साथ साथ जो उदयपुर है उसके अंदर में एक एक्सप्रेस ट्रेन का भी यहां पर इनोग्रेशन दिया। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि जिस तरह से उनकी सरकार जो पहले तो जीएसटी लेके आई थी और उसके बाद अब जीएसटी 2.0 लेके आई है, ये जो चेंजेस किए हैं टैक्सेशन में, यहां पर ये चेंजेस जो हैं ये डायरेक्ट बेनिफिट करते हैं। यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार चलती थी तब लगभग 100 रुपए की चीज लेने के ऊपर में लगभग 31 रुपए जो टैक्स है वो देना पड़ता था, जिसके अंदर में स्टेट वैट होता था, सेंटर का वैट होता था, इसके साथ साथ पता नहीं कितने सर्विस चार्ज जो लगा करते थे और जो सेस लगा करते थे। यहां पर उन सबको बंद करने के बाद पहले जीएसटी के अंदर में जो स्लैब्स थी वो 31% से जो मैक्सिमम स्लैब थी वो 28% की थी। अब तो वो स्लैब्स भी सिर्फ 2 ही रह गई हैं, जिसके अंदर में मैं आपको बता चुका हूं सिर्फ 5% और 18% की हैं। और यहां पर उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन जो है वो किया है उनकी सरकार ने। यहां पर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो 2025 के अंदर में जो वर्ल्ड फूड समिट जो इंडिया की होने वाली थी, यहां पर उन्होंने देश को संबोधित किया और देश को संबोधित करने के साथ साथ यहां पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया जो हैं दिमित्री पेट्रोव, इनसे मुलाकात की। यहां पर यह मुलाकात इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाती है, क्योंकि इंडिया के ऊपर 50% के जो टैरिफ लगाए हैं यूएसए ने, उसके अंदर में 25% के जो एडिशनल टैरिफ लगे थे वो इसीलिए लगे थे क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल को परचेज कर रहा है। यहां पर रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहां पर इंडिया रशिया की जो एंगेजमेंट है वो बढ़ती जा रही है। 25% एडिशनल टैरिफ लगने के बाद भी हमने जो रशियन ऑयल है वो पिछले महीने ज्यादा परचेज किया है, तो ये दिखाता है कि इंडिया का अलाइनमेंट जो है वो रशिया के प्रति बहुत अच्छा है। और यहां पर एक बहुत ही अच्छी खबर भी आई है इसके अंदर में, जहां पर अब इंडिया रशिया ने ये डिस्कस किया है कि जो ब्रिक्स एक जो नेशन का समूह, जिसके अंदर में शुरुआत में 4 नेशन होते थे, फिर 5 हुए और इस समय अब ब्रिक्स प्लस चल रहा है, जिसके अंदर में रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जो मेन कोर है और उसके साथ साथ अब 5 और मेंबर बन चुके हैं। यहां पर अब एक नया
स्कीम चलानी चाहिए जहां पर ग्रीन एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए जो बूस्ट करेगा किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर ट्रेड टाइज के। इंडिया के अंदर में जो फार्मर्स हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो यहाँ पर कार्यरत है। और अगर इस तरह का फूड एक्सचेंज प्रोग्राम या फूड ग्रेन प्रोग्राम अगर चलेगा तो उससे किसानों की आय बढ़ेगी और इंडियन फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट होगा। यहाँ पर एक और मुद्दे के ऊपर में बातचीत हुई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अंदर में, और यहाँ पर जो मुद्दा था वो था यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। आप सबने अब तक, मैं कई बार बता चुका हूं, यूरोपियन यूनियन का आपने नाम सुना। यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोप का एक समूह है। यूरोप के अंदर में जितने भी देश हैं, जिसके अंदर में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, ये सबके सब जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर लगभग 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है। वहीं पर जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है ये एक मोस्टली एक रशिया डोमिनेटेड एक यूनियन है, जिसके अंदर में बेलारूस, आर्मेनिया जैसी जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर आती है। यहाँ पर इनके बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। यहाँ पर इन दो मेन मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है। और अगर इंडिया अब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो इंडिया और रशिया की जो एंगेजमेंट है जो ट्रेड से रिलेटेड वो भी बढ़ सकती है। अब यहां पर जो इंडिया है वो अपनी एंगेजमेंट जो है वो हर एक देश के साथ बढ़ा रहा है, स्पेशली रशिया, जहां पर रशिया के ऊपर सबसे ज्यादा सेक्शन जो है वो यूएसए ने भी लगाए हैं। और यूएसए के साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है उसने 19 राउंड ऑफ अलग अलग टॉक्स हो चुकी हैं जहां पर उन्होंने सैंक्शंस लगा चुके हैं। और जिस तरह से प्रेशर आया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में, क्योंकि उन्होंने जब सत्ता के अंदर में आए थे, जब वो प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के, तब उन्होंने कहा था कि वो एक दिन के अंदर में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देंगे। और अब सितंबर है और 20 जनवरी को जब उन्होंने शपथ ली थी तो उसके बाद से अब तक लगभग 8 महीने हो चुके हैं और 8 महीने के बाद अब तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। तो इसीलिए अभी भी इंडिया जिस तरह से रशिया के साथ एंगेजमेंट कर रहा है तो ये दिखाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया के ऊपर और ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो लद्दाख से आई। लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी बनी थी 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर के अंदर में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। कल मैंने आपको बताया था कि लद्दाख के अंदर में जो सोनम वांगचुक जो एक एनवायरमेंटलिस्ट है और एजुकेशनलिस्ट हैं, यहां पर वो हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए थे और उसके बाद एक उग्र प्रदर्शन हुआ था। और उग्र प्रदर्शन के अंदर में जो लद्दाख की जो हिल काउंसिल है और जो बीजेपी का मुख्यालय है यहां पर आगजनी कर दी थी और उसके अंदर में 4 जो लोग यहां पर मारे गए थे, 30 से ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। और उसके बाद जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है उसको बंद कर दिया था और उसके बाद लद्दाख के अंदर में जो कर्फ्यू है वो लग गया था। अब यहां पर जो डीजीपी है उन्होंने बताया है कि जो कर्फ्यू है वो लेह के अंदर में लगा हुआ और लद्दाख की जो दूसरी सबसे बड़ी जो सिटी है जो कारगिल है, यहां पर भी जो एक प्रोटेस्ट देखा गया जहां पर सारे के सारा जो कॉलेजेस, स्कूल्स, इवन जो शॉप्स थी वो सब बंद रही। यहां पर पूरा लद्दाख के अंदर में एक प्रोटेस्ट देखा गया है। और अब यहां पर ये देखना ये होगा कि 4 जो यहां पर जो लोग मारे गए थे यहां पर उनकी जो बॉडी है वो परिवारजनों को दे दी गई है। और यहाँ पर जो 30 से ज्यादा इंजर्ड थे उनमें से जो 15 हैं वो अभी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर एक और बात आई है, जो 4 मारे गए हैं उनकी जो उम्र है वो 20 के आसपास की उम्र है और उनमें से जो 3 हैं उनके ऊपर में हेड और टोर्सो के ऊपर में वॉन्ड देखे गए हैं। यहाँ पर ये लग रहा है कि उनको गोली जो लगाई गई है वो सिर के ऊपर मारी गई है। तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या यहाँ पर जो पुलिस और जो सीआरपीएफ थी क्या उनकी गोलियों से यहाँ पर वो मरे? क्या यहाँ पर किसी तरह का सबूटाज करने की कोशिश की गई थी? जिस तरह से बीजेपी ने एलिगेशन लगाया था कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे यहाँ पर मेन इंस्टिगेटर के तौर पर काम कर रहे थे, क्या यहाँ पर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी? और लद्दाख को यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर अब जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो रही, जहां पर लद्दाख के जो गवर्नर है कंवरदीप गुप्ता, उन्होंने अब ये कहा है एक प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी और जुडिशियली इंक्वायरी के अंदर में ही ये पता चलेगा कि लद्दाख के अंदर में जो ये आगजनी हुई है यहां पर इसके लिए कौन जिम्मेवार था। यहां पर जो डीजीपी हैं लद्दाख के, उन्होंने कहा है कि अब शांति यहां पर बन रही है और ओवरऑल वो शांति की तरफ ही काम करेगी।
लेकिन सबसे जरूरी बात अभी भी आती है कि जो लद्दाख के पीपल जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट की जो दो मेन डिमांड थी यहाँ पर, पहली डिमांड ये थी कि लद्दाख को स्टेटहुड मिल जाना चाहिए, और दूसरी डिमांड ये थी कि जो 6 शेड्यूल है जिसके अंदर में असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की जो टेरिटरीज आती हैं, जो शेड्यूल ट्राइब का एरिया आता है, यहाँ पर लद्दाखी पीपल ये चाहते हैं कि लद्दाख की लगभग 97% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब है, और यहाँ पर वो चाहते हैं कि उन्हें भी 6 शेड्यूल के अंदर में डाला जाए। अब यहाँ पर जो सेंटर है उसकी तरफ से एक प्रॉपर प्रोसेस आया है, एक एनओए आया है, और वो यहाँ पर डिस्कशन करेगा और ये बात सुनिश्चित करेगा कि लद्दाख के अंदर में लद्दाखी पीपल जो डिमांड कर रहे हैं उनका एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकले। अब मेन बात आती है सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक की जो एक एनजीओ जिसका एक्रोनिम है SECMOL, जिसका मतलब आता है स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यहां पर इसका जो FCRA जो लाइसेंस है अब उसको रद्द कर दिया गया। यहां पर बात आती है कि FCRA लाइसेंस क्या होता है। सबसे पहले बताता हूं FCRA क्या है। FCRA होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत यहां पर ये कहा जाता है कि जो भी अगर एनजीओ है, अगर उसके अंदर में किसी तरह का फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो यहां पर होम मिनिस्ट्री से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और यहां पर सोनम वांगचुक की जो एनजीओ है उसके अंदर में अब यहां पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब यहां पर मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि सिर्फ अभी जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर में लाइसेंस रद्द नहीं किया गया। ऑलरेडी यहां पर अगस्त के महीने में उनको सीबीआई की तरफ से एक जांच के आदेश दिए गए थे। यहां पर नोटिस जो है वो एनजीओ को पहले भी दिया गया था, क्योंकि उनका जिस तरह से जो आइसलैंड से जो कंट्रीब्यूशन आया, फिनलैंड से जो कंट्रीब्यूशन आया, और यहां पर जो अनियमितता पाई गई थी उनकी एनजीओ के अंदर में, इसीलिए अगस्त के महीने से ही उनके पास यहां पर नोटिस आए हुए थे। और अब फाइनली जो एक्शन लिया है, अब एक्शन के तहत यहां पर उनका जो FCRA लाइसेंस है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब उनकी एनजीओ को किसी भी तरह का फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। अब सोनम वांगचुक की जो एनजीओ है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही, उसके साथ साथ जो डीजीपी हैं और जो हमारे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने कहती है कि प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी होगी, और जुडिशियल इंक्वायरी ये बताएगी कि फाइनली जो यहां पर आगजनी हुई है उसका यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ा। लास्ट में सबसे जरूरी बात यह आती है कि सेंटर का एनओए भी आया है। अब फाइनली लद्दाख के अंदर में जो फाइनली पीस कब आएगी, और जिस तरह से यहां पर अब जो एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुआ है जिसको जेनजी प्रोटेस्ट भी कहा जा रहा है, अब इसका फाइनल क्या आउटपुट निकलेगा ये देखने की बात है, और जो भी डेवलपमेंट होगी इससे रिलेटेड वो मैं आपके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो यूएसए से, और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की जो मीटिंग होने वाली है उसको अटेंड करने के लिए यूएसए गए हुए। आज 26 सितंबर है, और 26 सितंबर को इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर में हमारे एस जयशंकर जी बताएंगे। लेकिन इसी बीच में जो G20 का जो एक समूह है, यहां पर इनके विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई, और यहां पर एस जयशंकर जी ने कहा कि अगर आप जो डेवलपमेंट उसको थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वजह से किसी भी तरह की पीस नहीं आ सकती। शांति अगर आपको चाहिए तो आप किसी की जो ग्रोथ है उसको हार्म करेंगे तो उससे शांति नहीं मिलेगी। यहां पर एस जयशंकर जी ने कहा कि जिस तरह से इंडिया के ऊपर जो 25% के एडिशनल जो टैरिफ इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं, ये टोटली गलत है। यहां पर इंडिया अगर डेवलप कर रहा है तो यहां पर जिस तरह से उसको कर्टेल किया जा रहा है, उसके ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये टोटली गलत है। वहीं पर हमारे जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो बातचीत हो रही थी, जहां पर इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो राजेश अग्रवाल जी कर रहे थे, यहां पर इंडिया और यूएसए के जो ऑफिशियल थे वो यहां पर मिले थे, जहां पर राजेश अग्रवाल जी जहां पर राजेश अग्रवाल जी और जेम्स गियर जो हैं इनके बीच में मुलाकात हुई। जेम्स गियर कौन है? ये रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के रिलेटेड जो बातचीत होगी, यहां पर यूएसए का प्रतिनिधित्व वो करने वाले हैं, और यहां पर राजेश अग्रवाल जी अब बातचीत करने के बाद वापस इंडिया आ चुके हैं।
यहां पर यूएस ऑफिशियल ने बताया है कि इंडिया और राजेश अग्रवाल जी के बीच में जिस तरह से बातचीत हुई है, यहां पर बहुत ही प्रोग्रेसिव बातचीत हुई है। अब जो ट्रेड से रिलेटेड जिस तरह से 50% के टैरिफ लगे हैं, यहां पर उनके ऊपर बातचीत, जहां पर उनसे यह पूछा गया कि जिस तरह से H1B वीजा के अंदर में इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, यहां पर कोई बातचीत हुई जहां पर उन्होंने कहा, जहां पर स्पेसिफिकली जेम्स गियर ने बताया कि जो वीजा है वो एक ग्लोबल इंपैक्ट, यहां पर इंडिया के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन जो वीजा पॉलिसी है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, यहां पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। अगर उससे रिलेटेड कोई बातचीत करनी है वो अलग पटल पर होगी। यहां पर जो मेन बातचीत थी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जिस तरह से जो 50% के टैरिफ लगे हैं उनके ऊपर ही बातचीत हुई। यहां पर एक और बात आई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो भी यूएसए के अंदर में थे, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो 88% जो हमारी एनर्जी नीड्स है वो यहां पर इंपोर्ट करता है और इंडिया और यूएसए के बीच में जो ऑयल इंपोर्ट है वो बढ़ सकता है। और जिस तरह से हमारा एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है, हम इस समय रशियन ऑयल को परचेज करते हैं, हम यूएसए से भी ऑयल को परचेज करते हैं, सऊदी से भी परचेज करते हैं, इराक से भी परचेज करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से भी परचेज करते हैं। जहां पर पहले हम सिर्फ 20 कंट्रीज से परचेज करते थे, अब डाइवर्सिफाइड होते हुए लगभग 42 कंट्रीज से हम यहां पर जो ऑयल है उसको परचेज करते हैं। तो यहां पर अब अगर हम रशियन ऑयल को परचेज करना कम करते हैं तो उसकी वजह से जो इंडिया है वो यूएस के ऑयल को परचेज कर सकती है। और यहां पर ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि जिस तरह से अब इंडिया अगर यूएस ऑयल को परचेज करने लगती है तो उसकी वजह से जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा और यहां पर जो टैरिफ्स लगे हैं इसके अंदर में भी कटौती हो सकती है। लेकिन H1B वीजा के बारे में अभी भी जो यूएस ऑफिशियल्स हैं यहां पर उन्होंने कहा कि कोई भी बातचीत नहीं हुई है। यहां पर इस मुद्दे को उठाने से भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि H1B वीजा जो है वो एक अलग मुद्दा है और वहां पर अलग से बातचीत। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, जहां पर हमारी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यह बताया कि जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से रिलेटेड जो इंडियन एयरफोर्स का एक पैक्ट साइन हुआ है, एक डील साइन हुई है, जहां पर 62,370 करोड़ की जो डील है वो हुई है, जहां पर 97 जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है उसकी डील हुई है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के अंदर में ये इंडक्ट किए जाएंगे। यहां पर 2026-27 तक जो मार्क 1 के जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर में आएंगे और अगले 6 साल के अंदर में जो 97 एयरक्राफ्ट है उनकी डिलीवरी हो जाएगी। यहां पर एक और बात आ रही है कि जो एयरक्राफ्ट अब आएंगे इसके अंदर में 64% जो कंपोनेंट लगेंगे वो इंडिजिनस मेड होंगे। यहां पर जो बाहर से आने वाली चीजें नहीं होंगी। जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो लगभग 64% जो पार्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं। और यहां पर 26 तारीख से पहले ये बात आना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज 26 सितंबर को जो MiG-21 है वो आज रिटायर कर जाएगा। और MiG-21 जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर में 1960s के अंदर में इंडक्ट किया गया था और 6 डिकेड के बाद अब जब वो रिटायर कर रहा है तो यहां पर इंडियन एयरफोर्स को जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो यहां पर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी डिफेंस से रिलेटेड है, जहां पर DRDO ने एक नया कारनामा करके दिखाया है और DRDO ने पहली बार ये कहा कि जो अग्नि प्राइम मिसाइल है उसको अब रेलवे इंजन से भी लॉन्च कर दिया गया। रेल के थ्रू लॉन्च करने वाली जो कंट्री है उनकी लिस्ट के अंदर में इंडिया जो है वो 5वीं कंट्री बन गया। इससे पहले जो यूएसए है, USSR है, चाइना है और उसके साथ साथ जो नॉर्थ कोरिया है उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वो जो मिसाइल है वो चलती ट्रेन से भी यहाँ पर लॉन्च की जा सकती थी। अब यहाँ पर इंडिया ने भी जो ये कारनामा करके दिखाया है उसके बाद हमारी जो डिफेंस है वो और ज्यादा मजबूत होती है। यहाँ पर उड़ीसा का चंदीमल है वहां पर ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया और सक्सेसफुली जो अग्नि प्राइम का जो नियो वर्जन है उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जुडिशरी से रिलेटेड, जहां पर पहली खबर जो आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से आई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को यहाँ पर एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि मई 2025 के अंदर में यहां पर आदेश दिया था कि जिस तरह से जुलाई 2024 के अंदर में कस्टोडियल डेथ हुई थी दिवा पार्थी जी की, यहां पर अब सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और 15 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था यहां पर यह कहा था कि जो 2 ऑफिसर इसके अंदर में इन्वॉल्व है उनको 1 महीने के अंदर में अरेस्ट कर लेना चाहिए। यहां पर अभी 2 दिन पहले भी जो
सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये मुद्दा उठा था और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया था सीबीआई को कि आपको इन 2 ऑफिसर्स को यहां पर अरेस्ट करना है। और यहां पर अब तक जिस तरह से अरेस्ट नहीं हुआ था, अब फाइनली यहां पर सीबीआई को और मध्य प्रदेश सरकार को यहां पर लताड़ लगाई और ये कहा है कि जो दोनों ऑफिसर्स हैं उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट किया जाए और किसी भी तरह की एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ऑफिसर्स को नहीं दी जाएगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के अंदर में जो सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर आए थे, जो उनके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम इतनी बड़ी घटना हुई है, यहाँ पर कस्टोडियल डेथ हुई है, यहाँ पर जो ऑफिसर जिम्मेवार हैं उनकी जल्दी जल्दी अरेस्ट होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगाई गई थी जहां पर जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल बेवन और एनके सिंह की बेंच ने यहाँ पर सुनवाई करने वाली है। सुनवाई करने वाली है येलो दालों से रिलेटेड। यहाँ पर जो किसान मोर्चा है, यहाँ पर उन्होंने एक पीआईएल डाली है कि जिस तरह से जो सरकार है वो बाहर से दालों को इंपोर्ट कर रही है और जो इंपोर्ट कर रही है, यहाँ पर जो 3 मेन दाल है जिसके अंदर में तुर दाल आती है, चना आती है और जो मूंग आती है, यहाँ पर 350 पर क्विंटल के हिसाब से इंपोर्ट किया जा रहा है और उसकी वजह से जो किसान है उनको जो एमएसपी यहाँ पर कहा जा रहा है उससे कम रेटों पे अपनी जो फसल है यहाँ पर बेचनी पड़ रही है। अब यहाँ पर जो 3 जज की बेंच है इसके ऊपर में सुनवाई करेगी। जो नेक्स्ट खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जहां पर यह कहा गया था कि जो रामलीला है जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यहाँ पर होती थी और वो स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर में होती थी, यहाँ पर उसके ऊपर रोक लगा दी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जहां पर ये कहा जाता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर किसी भी तरह का इस्तेमाल जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो तर्क सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दिया गया कि लगभग 100 साल से यहीं पर इसी ग्राउंड के अंदर में जो स्कूल का जो प्रेमिस है यहाँ पर रामलीला होती है और स्कूल को यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर रोक लगा दी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो केरला हाईकोर्ट से रिलेटेड। केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो एमएससी एलिसा का जो एक समुद्री जहाज था यहाँ पर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से जो 25 मई को ये हादसा हुआ था और हादसा होने की वजह से बहुत सारा जो ऑयल है यहाँ पर गिर गया था और इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंसर्न हुए थे। यहाँ पर जो फार्मर्स हैं और जो फिशरमैन हैं उनको भी काफी नुकसान हुआ था और यहाँ पर एक प्रॉपर एस्टिमेट लगाया गया था जहां पर ये कहा गया था कि लगभग 9600 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ। यहाँ पर उसके बाद जो एमएससी का एक और शिप जो है अकीटा 2 यहाँ पर आया था और उसको डिटेन कर लिया गया था और यहाँ पर ये कहा गया था कि जो एमएससी जो कंपनी है जब तक यहाँ पर पैसा नहीं देगी उसका जो शिप है यहाँ पर डिटेन रहेगा। यहाँ पर अब केरला हाईकोर्ट ने ये कहा है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जो 1227 करोड़ रुपए का होगा वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देगी और इसके बाद जो ये शिप है इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी जहां पर एक कहा गया था कि लगभग 9600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यहाँ पर कोई भी डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाई थी कंपनी और सरकार, यहाँ पर इसीलिए अभी के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो दिया जा रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो कोलकाता हाईकोर्ट से आई है जहां पर ये कहा गया कि जो अभी इंसिडेंट हुआ था 2 दिन पहले जहां पर कोलकाता के अंदर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और जो 9 लोग हैं वो इलेक्ट्रोक्यूशन से मर गए थे। यहाँ पर अब कोलकाता हाईकोर्ट ने जो प्रॉपर संज्ञान लिया और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है यहाँ पर उनका रिस्पॉन्स मांगा है जिसके अंदर में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके साथ साथ कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन जो है उनसे सवाल पूछा गया है कि जब यहाँ पर इतनी बारिश का अंदाजा था, आईएमडी की रिपोर्ट आ चुकी थी और यहाँ पर जो 9 लोग मारे गए हैं इसके लिए कौन जिम्मेवार है और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स कमेटी यहाँ पर बनाई गई। हम चलते हैं नेक्स्ट जहां पर हम इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे जहां पर पहली खबर जो है वो यूएसए से आई और यूएसए के अंदर में है यूनाइटेड नेशन का दफ्तर जहां पर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है और यहाँ पर अब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो अब यूएसए जा रहे हैं और यूएसए जाने के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर में अपना एड्रेस भी देने वाले हैं और इसी बीच में जो इजराइल है उसने गाजा के अंदर में अपनी एक्टिविटी जो है वो और ज्यादा तेज कर रखी है जहां पर कल 19 लोग जो हैं वो गाजा के अंदर में मारे गए।
यहाँ पर जिस तरह से गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि जितने देश जिस तरह से यहाँ पर फिलिस्तीन को देश को मान्यता दे रहे हैं, यहाँ पर मान्यता देने के बावजूद वो फिलिस्तीन देश को जो टू नेशन थ्योरी है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है वो यूएसए जाने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन को जनरल असेंबली को एड्रेस करने वाले हैं और यहाँ पर उसका क्या इंपैक्ट आएगा वो देखने की बात है। वहीं पर अब जो यूएसए के इन्वॉय हैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के साथ बातचीत हो सकती है और जो ट्रूस डील है वो भी हो सकती है, जहां पर जिस तरह से गाजा के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका कोई पीसफुल रिजोल्यूशन भी निकल सकता है। वहीं पर जो फिलिस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर है अब्बासी, यहाँ पर उनको वीजा नहीं दिया था यूएसए ने और इसीलिए वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए थे। उन्होंने विजुअली यहाँ पर एड्रेस किया, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पर वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया जाए और टू नेशन थ्योरी का एक फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर निकलना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो मोल्दोवा से रिलेटेड। मोल्दोवा जो एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि मोल्दोवा के अंदर में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि रशिया जो है वो बार बार ये चाहता है कि जितनी भी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर प्रो रशियन यहाँ पर गवर्नमेंट बने और इसीलिए यहाँ पर मोल्दोवा के अंदर में वो चाहते हैं कि जो प्रो रशियन जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बननी चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है जो रशिया है यहाँ पर इलेक्शन को मोल्ड करना चाहिए। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया था कि लंदन के अंदर में जो मेयर खान है वो शरिया लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लंदन जैसी एक ऐतिहासिक कंट्री के अंदर। यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, यहाँ पर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है वो टोटली गलत है और लंदन के अंदर में शरिया लॉ जो है इस तरह का कोई भी नहीं लग रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी यूरोप से आई है, जहां पर डेनमार्क के अंदर में ये देखा गया है कि उनका जितने भी जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई और ड्रोन एक्टिविटी की वजह से जो कोपेनहेगन का जो मेन एयरपोर्ट है उसको आधे घंटे के लिए बंद कर देना पड़ चुका था। अब यहाँ पर जो डेनमार्क के जो प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं कि एक कोई प्रोफेशनल एक्टर है वो यहाँ पर ये चाहता है और ये सैबोटाज करना चाहता है डेनमार्क की यहाँ पर जो सोवरेनिटी है उसको यहाँ पर हार्म पहुंचाना चाहता है। यहाँ पर इनडायरेक्टली उन्होंने रशिया को भी यहाँ पर कहा कि शायद रशिया जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है जो एयर स्पेस का वायलेशन की वजह से। अब देखना ये है कि अब तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि डेनमार्क के अंदर में जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो कौन सी कंट्री के हैं और यहाँ पर कौन उन ड्रोन्स को यहाँ पर लेके आ रहा है, कौन उड़ा रहा है, कौन कंट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब भी ऐसा होगा उसके बाद ये पता चलेगा कि यूरोपियन यूनियन में और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जो नेटो कंट्रीज है वहां पर इस तरह से कौन एयर स्पेस का वायलेशन कर रहा है। जो नेक्स्ट खबर आ रही हमारी वो यूएसए से है, जहां पर यूएसए ने जो आर्म्स नेटवर्क है जो नॉर्थ कोरिया और म्यांमार के अंदर में उनके ऊपर ज्यादा। जो लास्ट खबर है हमारी वो नेपाल से आई है, जहां पर नेपाल के जो पूर्व किंग ज्ञानेश शाह यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो कब कोई भी पावर जो है वो नहीं लेंगे, अगर लेंगे भी तो पॉलिटिकल सपोर्ट के बाद लेंगे और पॉलिटिकल सपोर्ट जब आएगा जब संविधान बदल दिया जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह का जो तख्ता पलट है वो नहीं करने वाला। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Khele YouTube. Thank you.